हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। इस आशा के साथ मैं आज आपको पढ़ाऊंगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, उसके कॉजेस क्या क्या है, मतलब उसके पैथोजेंस क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज होता है, प्लस उसके कारण क्या क्या है, वो हम सारा पढ़ेंगे आज। तो बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पहले हम देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है। डिजीज और इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? डिजीज है और इन्फेक्शन है जो कि काउज होता है हमारा इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हम इन्फेक्शन होता है, और जो डिजीज काउज होता है उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। ये कब होता है? जब हम इंटरकोर्स करते हैं विथ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। ठीक है, अब इसके पैथोजेंस क्या क्या है और किस किस पैथोजेंस के कारण ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमारे बॉडी में होता है। तो बच्चे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसको हम क्या कहते हैं। उसको एसटीडीज भी कहते हैं, वीडी भी कहते हैं और आरटीआई भी कहते हैं। एसटीडीज क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और आपका वीडी हो गया वेनेरल डिजीजेस, और आरटीआई हो गया आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ये और दो एक्स्ट्रा नाम है। ठीक है, अब इसके कॉजिंग एजेंट क्या है? ये किस किस कौन कौन से एजेंट, मतलब पैथोजेंस, कौन कौन से पैथोजेंस ये कॉज करता है? तो इसमें बच्चों, इसके पैथोजेंस में बैक्टीरिया, वायरस, क्लेमेडिया, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, इक्टोपैरासाइट्स और ईस्ट, ये सारे आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं। तो बैक्टीरिया से क्या होता है बच्चों? सिफिलिस, गोनोरिया एंड कैंक्रोइड। ठीक है, वायरस से क्या होता है? एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जेनिटल हेरपेस और जेनिटल वार्ट्स। क्लेमेडिया से क्या होता है? क्लेमिडियसिस। तो ये हो गया बैक्टीरिया, वायरस और क्लेमेडिया से जो डिजीज काउज हुए उसके नाम। और फिर हम आगे देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से काउज होता है ट्राइकोमोनियसिस, एमोबिएसिस, गियार्डिएसिस। नेमाटोड से होता है इंट्रोबिएसिस। एक्टोपैरासाइट्स मतलब ऑर्थोपोड से जो काउजेज होते हैं वो स्केबिस एंड पेडिकुलोसिस। और ईस्ट मतलब फंगस से जो होता है वो है कैंडिडियासिस। अब बच्चों, हम जानते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, फर्स्ट जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेकेंड है आपका शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, नीडल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनके शेयरिंग से क्या होता है? अगर ये नीडल, इंस्ट्रूमेंट, ये सब अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन में यूज किया गया हो और अगर इसका रीयूज हो जाए किसी हेल्दी पर्सन में, तो ये क्या होगा? ये इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन में हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। थर्ड है आपका ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अगर मदर में कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वो फीटस में भी ट्रांसमिशन हो जाएगा ब्लड के थ्रू। तो ये आपका हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फिर हम बच्चों देखते हैं क्योर ऑफ एसटीडीज। देखो बच्चों, 3 डिजीज आप याद रखो, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हेरपेस। ये जो 3 डिजीज है, इन 3 डिजीज को छोड़ के जितने भी आपके एसटीडीज है वो क्यूरेबल है, और वो प्रॉपर आपका क्योर हो जाएगा। अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो तो आपका ये क्यूरेबल है। बस ये जो 3 डिजीज है, HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हेरपेस, ये क्यूरेबल नहीं है। तो ऑल अदर एसटीडीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल
इफ डिटेक्टेड early and treated properly। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एसटीडीज में जो कॉमन सिम्टम्स है बच्चों, कॉमन सिम्टम्स जो पाया जाता है वो क्या क्या है? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग एंड स्लाइट पेन है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स है, लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स है जो मैक्सिमम लोगों में पाया जाता है। जरूरी नहीं कि ये सारे सिम्टम्स हर डिजीज में पाया जाए, लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स है जो मैक्सिमम पाया जाता है सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। consequences ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट में डिले हो तो क्या क्या हो सकता है? अगर एसटीडी के ट्रीटमेंट में डिले हो तो पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज होता है, हो सकता है। पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक रीजन में जो भी डिजीज होता है या उसका इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम पीआईडी कहते हैं। और एबॉर्शंस हो सकता है। एबॉर्शंस 5 मंथ्स के अंदर अगर मिसकैरेज हो जाता है तो हम इसको एबॉर्शन कहते हैं। थर्ड है आपका स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ बेबी होने के बाद अगर बेबी डेथ कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टिल बर्थ। फिर आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम उसको कहते हैं ये यूट्रस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी हो सकती है पीआईडी के कारण, या एसटीडी के कारण क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी हो सकता है। और यहाँ तक कि कुछ केसेस में देखा गया है कि कैंसर भी कॉज करता है। तो इसलिए हमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसका तुरंत ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उसमें डिलेट नहीं करना चाहिए और प्रॉपर और ट्रीटमेंट होनी चाहिए और उसका पूरा ही कोर्स कंप्लीट करना चाहिए ट्रीटमेंट का। फिर देखते हैं बच्चों इफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देखा गया कि जो इंसिडेंट होता है एसटीडी का ये 15 to 24 इयर्स एज में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है बच्चों? क्योंकि 15 to 24 इयर्स में हार्मोनल चेंजेस होता है और जिसके कारण क्या होता है कि लोग इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज में और उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर नॉलेज की स्कार्सिटी के कारण ये क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इस एज में ज्यादा होता है। तो बच्चों हमें सेक्स नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ना हो डिजीज का, इसके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। गवर्नमेंट ने स्पेशल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें कि लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज दिया जाता है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं? इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर, यूज कॉन्डम, इफ डाउट कंसल्ट डॉक्टर, इफ एसटीडी गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। देखते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एसटीडीज। बहुत सारे टेस्ट होते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है यहाँ पे। कल्चर एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन विथ स्पेसिफिक स्टेनिंग। कल्चर एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन विथ स्पेसिफिक स्टेनिंग। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी यूजिंग ELISA टेक्निक। थर्ड है आपका डीएनए हाइब्रिडाइजेशन और फोर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम पीसीआर भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ ही हमारा एसटीडी खत्म होता है। मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे बच्चों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। लाइक कमेंट्स करने से क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि मेरे जो लेक्चर मैं दे रही हूँ तो उसमें क्या कमी है या आप किस तरह का लेक्चर चाहते हैं या कुछ ऐसा चीज जो पॉइंट जो मैं भूल गई हूँ और आप चाहते हैं कि मैं उसको आपके सामने लेके आऊं तो प्लीज आप कमेंट्स जरूर कीजिए बच्चों और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इसे दूर दूर तक पहुंचाइए। क्योंकि बच्चों मैं बहुत मेहनत से ये लेक्चर तैयार करती हूँ। देख लो मेरे चेहरे पे पसीने हैं क्योंकि फैन भी ऑफ करना पड़ता है इस लेक्चर को तैयार करने के लिए, इतना आसान नहीं होता है। अगर मैं फैन स्टार्ट कर देंगे बच्चों तो पूरा साउंड आएगा और साउंड से क्या होगा, इसमें ईगो आएगी और जो ऑडियो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगा। तो बहुत ही मेहनत से मैं एक लेक्चर तैयार करती हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप बच्चों तक पहुंचाइए, स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। तो बस आज इतना ही बच्चों, ध्यान से पढ़ाई करना शुरू कर दो
क्योंकि आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर बहुत जल्दी आने वाला है। अभी से सिंसियर होके पर डे 6 आवर्स पढ़ो, आपका आराम से हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लगे रहो, हिम्मत मत हारो और जरूर ही आप क्वालिफाइड करोगे नीट। तो बस इस आशा के साथ ऑल द बेस्ट। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।